कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कब्जा माफिया ताकतवर, इंतजामिया कमजोर। केडी स्कीम 33 में सरकारी अराजी से कब्जा छुड़ाना महंगा पड़ गया। अराजी वागुजार कराने के लिए जाने वाली टीम पर डंडा बरदार अफरा कामला। पथराव के बाद पुलिस इंतजामिया उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गए। ऑपरेशन में नाकामी की फुटेज सिटी 21 पर आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले भाग रहे हैं और उनके पीछे जो कब्जा माफिया है वो पथराव कर रहा है, डंडे लेकर भाग रहे हैं और साथ साथ ये पुलिस की गाड़ियां आप देख सकते हैं जो वापस पलटने पर मजबूर हो गई हैं। मिराज अख्तर से तफसीलात लेंगे, बताइएगा इस पर। बिल्कुल एक कराची का इलाका है, सुपर हाईवे केडी स्कीम 33 पर साइट सुपर हाईवे थाने की हदूद है। यहाँ पर एक सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके पास ही सरकारी जमीन पर जो है कई सालों से कब्जा हुआ था, जिसका केस अदालत में चल रहा था। संजय कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि इस सरकारी जमीन पर से फौरी तौर पर कब्जा वागुजार करवाया जाए, जिस पर डिप्टी कमिश्नर को भी लिखा गया। उसके बाद एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस की फोर्स, इलाका पुलिस की फोर्स और इंतजामिया के लोग नाजर के अंदर यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ पहले से मौजूद जो लोग थे वो मुश्तैद हो गए, उन्होंने डंडा बरदार ये लोग थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और पुलिस को दंगे पर मजबूर कर दिया। इस फुटेज में आप वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस वाले बेचारे जो है वो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, अपनी रिजाइल में और अपनी कारों में जो है वो आगे डंडा बरदार और जिनमें खवातीन भी कुछ शामिल हैं और पथराव कर रही है वो मोबाइलों पर, तो उनसे बचने की वो कोशिश करते हुए आगे गए हैं। बहरहाल इस पूरे हवाले से हमारी बात हुई एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के इंचार्ज हैं अहमद जाफरी, तो वो हमसे रास्ते में, उनका ये कहना है कि ये जो लोग हैं इन्होंने कब्जा किया हुआ था सरकारी लैंड पर, और सरकारी लैंड पर जब हम अदालती हुक्म पर पहुंचे तो इन्होंने हम पर हमला किया। उसके बाद पुलिस ने अपने हिकमत अमली को चेंज किया है। अब एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और पुलिस की जो नफरी है वो जो है उसमें शेलिंग शुरू कर दी है इन पर, जो लोग यहाँ पर मुंतशिर करने के लिए, जो लोग यहाँ पर हंगामाराई कर रहे थे और पुलिस पर जिन्होंने हमला किया था। और इस वक्त जो है वो इलाका जंग बना हुआ है। हमारी टीम भी जो है वहाँ पर पहुंच गई है और इस पूरी सूरत हाल में जो है वहाँ पर इस वक्त स्कैनिंग की जा रही है, हवाई फायरिंग की जा रही है और वो जो डंडा बरदार लोग हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी जिनके पास असला है वो भी हवाई फायरिंग कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस की मजीद दफरी को तलब कर लिया गया है यहाँ पर, और ताकि इस हंगामारे को कवर किया जा सके और मुंतशिर अफराद को जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उनको गिरफ्तार किया जा सके। जी मिराज, ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये जगह कब्जाई गई है और साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या ये रिहायशी इलाका बना हुआ है या यहाँ कुछ और कारोबार वगैरह होता है? किसी भी बुनियाद पर जैसे बताया है, ये सुपर हाईवे पर केडी स्कीम 33 का इलाका है, अलीगढ़ सोसाइटी है, इसके अतराफ की जमीन है। अलीगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ की जमीन है जो कि सरकारी है, उस पर जो है कब्जा किया गया था और कब्जा हुए कम से कम 3 साल से ऊपर हो चुका है। और जिन सरकार की जमीन थी और सरकार ने कई बार इसको छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नाकामी हुई और अब जो है वो अदालत को हुक्म दिया सिंध हाई कोर्ट ने, तो उस वक्त नाजिर के साथ जाकर जो है सरकारी जमीन को जो है वागुजार कराने की कोशिश की। अच्छा मिराज, ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि 3 साल हो गए हैं इस जगह पर कब्जे को, तो 3 साल में ये इतने मजबूत हो गए कि पुलिस वहां पर गई और भारी नफरी हम देख रहे हैं वहां पर गई, पुलिस को भागने पर मजबूर कर दिया। देखिए जी, हमारे कराची में अगर सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे और अतराफ के जो केडीएन स्कीम 33 के जो इलाके हैं, अगर इसकी माजी की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा से जो है बहुत ज्यादा जो है लैंड ग्रैबर्स का राज रहा है। और लैंड ग्रैबर्स जाहिर सी बात है वो बड़े बाअसर और बारसूख लोग होते हैं और पुलिस को अक्सर दबाव में दे दिया जाता है। तो इसी हवाले से जब सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ और सरकार ने अपनी रट को जब चैलेंज हो रहा था तो सरकार ने कोशिश की कि इसको खाली करवाया जाए, और जब भी उनकी टीमें गई वहां पर तो नाकाम वापस आई और अब जो है वो अदालत के हुक्म पर दोबारा से ये टीमें वहां पर पहुंची, पूरी तैयारी से पहुंची। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का पूरा हमला इनके साथ था, जिनमें पुलिस की मोबाइलें शामिल थी, साइड सुपर हाईवे थाने की पुलिस इनमें शामिल थी, मलीर और ईस्ट की पुलिस इनके साथ शामिल थी। लेकिन इसके बावजूद वहाँ इतने ज्यादा लोग थे जो कि मबीना तौर पर लैंड माफिया के या उनके कहने पर वहां पर जमा हुए थे, उन्होंने पुलिस पर हमला किया और पुलिस को उन्होंने वापस लौटने पर मजबूर किया। बहरहाल पुलिस वहां से वापस लौटने के बाद कुछ दूर जाकर रुक गई और उसके बाद उन्होंने मजीद नफरी तलब की और अब वो मजीद नफरी आ चुकी है और शेलिंग भी जो है वो पुलिस की जाने से शुरू कर दी गई है ताकि इस मसले को मुंतशिर किया जा सके और जो सरकार की जमीन है जिसकी करोड़ उसको। ठीक है मिराज, अभी आप हमारे साथ रहिएगा।
बंस रोड फूड स्ट्रीट के सदर फराज खान पर फायरिंग का वाकया। ताजिर ने मेयर कराची के तर्जुमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। करमुल्ला और दीगर ने मुझसे 9 करोड़ 87 लाख रुपए लिए थे। रकम रोड पैचिंग और गार्डन की सफाई के ठेकों के लिए ली गई। रकम वापसी का मुतालबा किया तो धमकियां दी गईं। ताजिर फराज खान ने यह दावा किया है। तर्जुमान मेयर कराची करमुल्ला ने वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार किया है। इसी पर तफसीलात मिराज अख्तर से हासिल करेंगे। बताइएगा मिराज। बंस रोड के एक ताजिर हैं फराज खान, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया है टीपू सुल्तान थाने में, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का एक थाना है, और उस एफआईआर में उन्होंने नामजद किया है कराची में KMC में पार्लिमानी लीडर हैं करमुल्ला वफासी और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के तर्जुमान भी हैं। इनको नॉमिनेट किया गया है और इन समय 3 अफराद को मजहर और नवाज में शामिल हैं, उनको नॉमिनेट किया गया है। और उसमें एफआईआर में जो इल्जाम आयद किए गए हैं उसके मुताबिक फराज खान का दावा है कि करमुल्ला वफासी ने जो है उनसे 9 करोड़ 87 लाख रुपए जो है वो काम के हवाले से, खेतों के हवाले से और जो गार्डन में कुछ काम था सरकारी उसके हवाले से लिए थे और वापस नहीं दिए। और जब मैंने रकम का तकाजा किया तो मुझे इस्लामाबाद बुलाया गया। इस्लामाबाद बुला के वहाँ मुझे धमकियां भी दी गई और फिर उसके बाद जो है रिश्ता रोज जो है मुझ पर हमला किया गया। जब मैं बंस रोड कराची में अपने कारोबारी जगह से अपने घर जा रहा था बलूच कॉलोनी, तो वहाँ पर नामालूम मुसल्लह अफराद जो मोटरसाइकिल में सवार थे उन्होंने मुझ पर फायरिंग की। फायरिंग से एक गोली मेरे झगड़े में लगी जो कि गर्दन को क्रॉस करती हुई निकली और मेरी जान का मुश्किल बच पाई। तो उनका ये दावा है कि करमुल्ला वफासी और जो की नियत से उन पर फायरिंग करवाई है। और इसके साथ साथ इसकी वजह ये सामने आई है कि करमुल्ला वफासी को उन्होंने 9 करोड़ 87 लाख रुपए पे किए थे जो ये वापस नहीं दे रहे हैं और नहीं देना चाहते हैं, बजाय उससे वो धमकियां दे रहे हैं। बहरहाल ये उनके इल्जामात हैं। इस हवाले से जब करमुल्ला वफासी साहब से बातचीत की गई तो उनका ये कहना था कि मुझे इस बारे में बिल्कुल कोई नहीं है और कोई रकम मैंने उसे नहीं ली है और ये मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि मुकदमा तो दर्ज हो गया है। जब ये इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा आज, उसके बाद जो तफ्तीश में सूरत हाल सामने आएगी मुकम्मल होने के बाद उस पर ही कुछ कहा जा सकेगा। अभी ये इल्जामात वाला मामला है, एफआईआर में इल्जामात लगाए गए हैं। ये बताइएगा कि जो ठेकों के काम होते हैं, जो तरक्याती काम है, क्या प्राइवेट शख्स से रकम ली जा सकती है? क्योंकि हम तो यही देखते हैं कि रकम जो है सरकारी खजाने से जारी की जाती है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल किया है आपने। कराची में और सिंध में खासतौर पर इस तरह के वाकयात जो है वो सामने आते रहते हैं और जाहिर सी बात है अगर इन्होंने रकम दी थी, ताजिर जो है अगर ये इनका दावा है कि 9 करोड़ 87 लाख रुपए दिए, तो जाहिर सी बात है इन्होंने किसी प्रॉफिट के लालच में या किसी ठेके के लालच में ये रकम दी होगी और उसके बाद बात बिगड़ गई होगी और वहाँ से पेमेंट नहीं हो सकती है। तो मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि जब तफ्तीश इसकी मुकम्मल होगी तो उसके बाद असल सूरत सामने आएगी। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताऊँगे कराची हो या सिंध हो, किसी भी चीज का रोड बनने का ठेका हो या बिल्डिंग बनने का ठेका हो या पुल बनने का ठेका हो, नाले की तामीर हो, हर तामीर में, हर कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि ठेके में करप्शन कम से कम 25 से 30% करप्शन होती है, जो कि कई बार सामने आ चुकी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका कोई जो है सबूत नहीं होता, इसलिए मामला पकड़ में नहीं आते। लेकिन आज एक ताजिर जो है वो बोल पड़ा है, जाहिर सी बात है उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी होगी, बहुत बड़ी रकम है, तो ये मामला इतना उछला है और ये मामला इतना उछला है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई हकीकत जरूर मौजूद होगी। लेकिन तफ्तीश जब मुकम्मल होगी तो उसके बाद ही असल सूरत सामने आ सकेगी। जी, तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही असल सूरत हाल सामने आ सकेगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। किसी की कॉपी के नंबर किसी और तालिब इल्म को दे दिए गए, वालिदैन और तलबा की दुहाई। इंटर बोर्ड की संगीन गफलत। फर्स्ट ईयर में अंग्रेजी में 70 नंबर लेने वाले तालिब इल्म को सेकेंड ईयर में सिर्फ 3 नंबर दिए गए। वालिदैन बच्चों के हमरा नाज़िम इम्तिहाना के कमरे के बाहर सरापा एहतजाज हैं। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। बताइएगा क्या मामला है? बिल्कुल, देखें, आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के साल 2024 के इंटरमीडिएट के नताइज मुतनाज़ा बन चुके हैं। फर्स्ट ईयर में अंग्रेजी में 70 नंबर लेने वाले तालिब इल्म को सेकेंड ईयर में सिर्फ 3 नंबर दिए गए। मैट्रिक में 88% नंबर लेने वाले, मतलब 88% नंबर लेने वाले तालिब इल्म को सेकेंड ईयर में फेल कर दिया गया। तालिब इल्म ने कॉपी देखी
तो कॉपी किसी और की निकली। कंट्रोलर ने खुद पेपर दिखाया लेकिन वो मेरी कॉपी नहीं थी। तालिब इल्म का ये मौक़िफ़ है, जबकि तालिब इल्म का कहना है कि स्क्रूटनी के मद में उसने जो है अपना पर्चा जमा करा, स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराया, नताइज से मुतमईन नहीं था, जिस पर जब स्क्रूटनी का रिजल्ट आया तो नो चेंज जो है उसको देखने को मिला, जिस पर जो है उसने रिक्वेस्ट की नाज़िम इम्तिहानात से कि आप मेरी कॉपी दिखाएं। जब नाज़िम इम्तिहानात ने ज़रीना राशिद की जानिब से उस बच्चे को उसकी कॉपी दिखाई गई तो पता लगा कि वो कॉपी उस बच्चे की नहीं है, और बच्चे का ये कहना है, तालिब इल्म का ये कहना है कि उसमें जो हैंड राइटिंग है वो भी उसकी नहीं है, और पेपर में तमाम तर सवालात पर जो कटिंग मार्क्स हैं वो लगाए गए थे। तालिब इल्म का ये कहना है कि इंतजामिया ने खुद एतराफ़ किया है कि ये कॉपी किसी और बच्चे की है। हमें कहा है कि मामला सही करेंगे, जबकि अब 15 दिन गुजर चुके हैं, इंटर बोर्ड के रोजाना चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले पर जल्द नोटिस लिए जाने का मुतालबा जो है तालिब इल्म की जानिब से किया गया है। तालिब इल्म परेशान है और उसने कहा है कि हर साल ये मसाइल जो है इसी तरीके से पेश आ रहे हैं। 88% नंबर जो है वो उसने मैट्रिक में लिए थे, जबकि 70 नंबर लेने वाला जो तालिब इल्म है सेकेंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ उसको 3 नंबर दिए गए, जिस पर वो जो है अपने वालिद के साथ जो है इंटर बोर्ड में नाज़िम इम्तिहानात के शोबे के बाहर जो है सराफा एहतजाज होते हुए दिखाई दिए। जी ठीक है जुबैर, अभी आप हमारे साथ रहिए। वालिदैन का इस पर क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। ख़राब हो चुका है इंटर बोर्ड ऑफिस का, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस का, सब बेकार हो गया है। यहाँ बस लोगों को से पैसा खाया जाता है, कापियाँ बदली की जाती हैं। ऐसा मसला ये है कि सुनवाई कोई नहीं है, जो हो गया लेकिन कोई सुनवाने वाला हो, ऐसा कोई दायरा हो। ये इनके मैट्रिक में इनकी 91% है, A1 ग्रेड था, इंटर में इनके अच्छे नंबर थे, लेकिन सेकंड ईयर में बिल्कुल रेसिप्रोकल हो गया। गवर्नर सिंह जो आवाम के मसीहा हैं इंशाल्लाह ताला वो इस पर करेंगे, एक्शन ले भी रहे हैं, वो काम कर रहे हैं इस पर इंशाल्लाह ताला। गवर्नर सिंह कुछ करेंगे इसमें, कामन सॉरी साहब के सबको बोलते हैं कि गवर्नर साहब जो भी हमारे कुछ एक्शन लें इसमें, कि ये हर साल का ये करेंगे, वरना फिर कराची के बच्चे तो वैसे डूब जाएंगे। सारी सिंधी को भरा हुआ इन्होंने 8 साल ये सब हो रहा है। एक के पास जाए तो कहता है उधर जाओ, दूसरे के पास जाए उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। इंटरमीडिएट बोर्ड ने मैट्रिक में A1 ग्रेड लेने वाली तालिबा को तमाम पर्चों में फेल कर दिया। तालिबा का कहना है कि इम्तिहान अच्छा हुआ, फेल होना समझ से बालातर है। मुतासरा तालिबा के वालिदैन ने इंसाफ का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे सैयद जुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंटरमीडिएट बोर्ड कराची में, और आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के साल 2024 के जो नताइज हैं वो मुतनाज़ा बन चुके हैं, और मुतनाज़ा नताइज के हवाले से जो वालिदैन हैं और जो तलबा व तालिबात हैं उनको शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त मैं आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची नाज़िम इम्तिहानात के जो शोबा है उसके बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, और अगर इस वक्त अंदर की सूरत हाल के हवाले से मैं बताऊँ तो वालिदैन और तलबा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, शगुफ्ता आलम इनका गालिबन नाम है, और मैं आपको ये बताऊं कि ये स्टूडेंट है जो कि साइंस ग्रुप की मैट्रिक में इन्होंने जो है A1 ग्रेड के साथ 82.73% जो है हासिल की थी। मुझे बताइए मैट्रिक में इतना अच्छा रिज़ल्ट इंटर में लुढ़का दिया गया, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि जिसने मैट्रिक में A1 ग्रेड हासिल किया उन्होंने इंटर में F ग्रेड से मुझे दे दिया, जबकि वो बोले कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं, आप इंटर बोर्ड ऑफिस में जाके चेक करवाएं। और बस हमें इंसाफ चाहिए सर, ताकि हमारे आगे के मुस्तकबिल सही हो सके। थैंक यू। आगे का मुस्तकबिल सही हो सके। आप वालिदा हैं, यकीनन बच्चों की परेशानी में वालिदैन का कलेजे जो है वो हिल जाते हैं। मुझे बताइए कितनी परेशानी है, इंटर बोर्ड आई हुई है, क्या कहेंगी? बस ये है कि बच्ची ने जो भी मेहनत किया है ना, इसके मेहनत का इनको मुआवजा मिल जाए और कुछ नहीं। बस आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, इंटर बोर्ड का क्या रवैया है? अस्सलाम वालेकुम। मैं जब यहाँ बोर्ड पे चक्कर लगा रहा हूँ तो कभी कोई उस कमरे में भेजता है, कभी कोई उस कमरे में भेजता है, मुख्तलिफ कमरों से चक्कर लगाता हुआ मैं कंट्रोलर के पास आया हूँ। तो इन्होंने कहा कि भाई आपको इसकी फ़ीस जमा करवाने पड़ेगी पूरी कॉपी चेक करवाने के लिए। 1000 रुपये फ़ीस थी, अभी हमने 500 कर दिया। 6 पेपर है, इसकी 3000 देने पड़ेंगे। अब मेरी दिहाड़ी 600 रुपये है, मैं 3000 कहाँ से लाऊं? ये मसला है। दूसरी सिर्फ हमारी बच्ची के मसला नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चियां हैं जो इस मसले पे शिकार हैं। लिहाजा
आला बोर्ड तालीम को ये चाहिए कि सही तरीके से जो इंसाफ है वो इंसाफ के साथ इनकी मार्कशीट फराहम करे। वालिदैन की जानिब से इंसाफ की दुहाई की जा रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इन वालिदैन का, इन तलबा का, और यकीनन इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैट्रिक बोर्ड में बच्ची ने A1 ग्रेड लिया, लेकिन बहुत ही तशवीश की सूरत हाल है कि इंटरमीडिएट में A1 ग्रेड वाली बच्ची को जो है F ग्रेड से जो है नवाज दिया गया कि और आला तालीम जो है ये अपने ही मेयार के मुताबिक हासिल कर सके। तालीमी मैदान से अहम खबर शामिल करेंगे। स्क्रूटनी फॉर्म की फीस 1000 नहीं, अब सिर्फ 500 रुपए। इंटरमीडिएट बोर्ड के मुतनाज़ नताइज, चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड का एहसान इक़्ताम, स्क्रूटनी फॉर्म की मद में ली जाने वाली फीस 500 रुपए करती। जी हाँ, आपको बताएं कि स्क्रूटनी फॉर्म की फ़ीस 1000 नहीं, अब सिर्फ 500 रुपये होगी। इंटरमीडिएट बोर्ड के मुतनाज़ नताइज, चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड का यह अहसन इक़दाम सामने आया है। स्क्रूटनी फॉर्म की मद में ली जाने वाली फ़ीस 500 रुपये कर दी गई है। आपको बताएं कि स्क्रूटनी फॉर्म की मद में ली जाने वाली फ़ीस 500 रुपये कर दी गई है। अहसन इक़दाम लिया गया है चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से। स्क्रूटनी फॉर्म की फ़ीस अब 1000 नहीं बल्कि 500 रुपये होगी। तफसीलात ज़ुबैर राशिद से हासिल कर लेते हैं, बताइएगा ज़ुबैर। देखिए, एक जानिब आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के जो नताइज हैं वो मुतनाज़ा बने हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब नताइज से नामुतमईन तलबा की स्क्रूटनी फॉर्म जमा जो है वो बदस्तूर किए जा रहे हैं आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में। जबकि इंटरमीडिएट बोर्ड कराची ने स्क्रूटनी फीस में रियायत का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची सैयद शरफ अली शाह की जानिब से जो है स्क्रूटनी फीस की में जो है रियायत का ऐलान किया गया है। पर्चों की स्क्रूटनी फीस पर 50% रियायत देने का ऐलान किया गया है, जबकि फी पर्चा स्क्रूटनी की फीस जो है 500 रुपये जो है वो कर दी गई है, जबकि पहले स्क्रूटनी की फीस 1000 रुपये जो है वसूल की जा रही थी। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में जमा कराए गए स्क्रूटनी फॉर्म्स की तादाद 2000 से ज़ायद तजावुज़ कर गई है। ज़राए का ये कहना है। अतः हम चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से एक अच्छा इक़दाम उठाया गया है कि स्कूटी की बस में जो 1000 रुपये पर पर्चा पेपर की फीस दी जा रही थी, तो वो फीस जो है 50% डिस्काउंट के बाद 500 रुपये पर पर्चा जो है ली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर राशिद। कराची के सरकारी अस्पताल सियासी जमातों के मराकज़ का मंजर पेश करने लगे हैं। सिविल अस्पताल, जिना, अब्बासी शहीद और NICH के मरकज़ी दरवाज़ों समेत वार्ड्स के बाहर भी सियासी जमातों के झंडे लगा दिए गए। अस्पतालों की इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई है। सबसे राज जानेंगे, मीर कैरियर से अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल शहर कायद के सरकारी अस्पताल भी सियासी जमातों के मरकज़ बनने लगे हैं। मुख्तलिफ सरकारी अस्पताल जिनमें जना अस्पताल कराची, कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल, कौमी इदारा सेहत बराए अमराज कलब या दीगर जो अब्बासी शहीद अस्पताल हो, सिविल अस्पताल हो, मुख्तलिफ जो सरकारी छोटे और बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर मरकज़ी दरवाज़ों से लेकर अंदर जो इंतज़ामी उमूर है, इंतज़ामी दफातर है या जो मुख्तलिफ वार्ड से वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के झंडे लगाए दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो मरकज़ी दरवाज़ों से ये झंडे शुरू होते हैं। इंतज़ामिया के अंदर जो दफातर मौजूद हैं, उनके अलावा जो मुख्तलिफ वार्ड मौजूद हैं, उनमें भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के झंडे नज़र आते हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि सरकारी अस्पतालों के जो मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं, मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन मुख्तलिफ सियासी जमातों का भी हिस्सा हैं, जो कि अस्पतालों को भी सियासी तनाज़ात का मरकज़ बनाए हुए हैं। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में सियासी जमातों की जानिब से अपनी मुहिम भी की जाती है। वो सिंध असम्बली का इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज सपहर डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद की ज़ेर सदारत होगा। महकमा कोऑपरेटिव के मुताबिक वक्फा सवालात होगा। पानी की लाइनों, सीवेज लाइनों और ट्रैफिक जैम के मुतालिक अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल होंगे। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे आजीज़ जमाली से, बताइएगा आजीज़। आजीज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद होंगे। सिंध असम्बली का इजलास आज 2 रोज़ के वक्फे के बाद सुपहर डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद की ज़ेर सदारत होगा। महकमे कोऑपरेटिव के मुताबिक वक्फा सवालात भी होगा। पानी की लाइनों, सीवरेज लाइनों और ट्रैफिक जैम के मुतालिक अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल है। आजीज़ जमाली ने हमें ज्वाइन किया है, अपडेट कीजिएगा इस पर। सिंध असम्बली का इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज फिर से 3 बजे शुरू होगा। डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद इजलास की सदारत करेंगे।
आज का जो एजेंडा है वो जारी हुआ है। BRT रेड लाइन की वजह से पानी की लाइनें फट जाने के मुताबिक MQM के आमिर सिद्दीकी की एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है। सेवरेज लाइनों के मुताबिक रेहान अकरम की तवज्जो दिलाओ नोटिस है। कुरंगी क्रॉसिंग में ट्रैफिक जाम पर कुरतुल ऐन का तवज्जो दिलाओ नोटिस है। जबकि DO प्राइमरी बदीन के खिलाफ आज इस तकनीकी वजूहात की बिना पर हम आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं सुन पा रहे। आपसे दोबारा रब्ता की कोशिश करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज दोपहर दोबारा होगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बिजनेसमैन अदनान पराचा के फार्म हाउस पर आ गए डाकुओं का धावा। मेमन गोट तानी की हदूद में 10 डाकू फार्म हाउस से 2 ट्रक भरकर गाय, बकरे, मोबाइल फ़ोन सब ले गए। डाकू ने चौकीदार के बीवी बच्चों को पहले यरगमाल बनाया। फ़ोन कॉल के बावजूद पुलिस नहीं पहुंच सकी। SHO मेमन गोट की संगीन गफलत सामने आ गई है। अनुषा जाफरी से तफसीलात लेंगे जो फार्म हाउस के अंदर मौजूद हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मेमन गोट में बिजनेसमैन अदनान पराचा के फार्म हाउस पर 10 डाकुओं ने धावा बोला है, सारे जानवर ले उड़े। किस तरीके से वारदात की है, चौकीदार जो है शाहिद है खुर्शीद, उससे बात करते हैं। यहाँ ये बताएं क्या हुआ था वाकया? यहाँ आए थे, मेरे पास 6 बंदे अंदर, जिन्होंने मुझे लॉकअप किया था। कैसे अंदर आए? अंदर ये जाली तोड़ के आए। आप कहाँ सो रहे थे? मैं अंदर सो रहा था। ये दरवाजा है, वो खाली कमरे होते हैं। उनको पता था यार यहाँ सोने? जी उनको शायद वो हमारा जो बंदा है उनको पता है, जो इधर जाने वाला बंदा है उसको पता है तो इधर रहता है। कौन था वो बंदा है जानता नहीं हूँ क्योंकि उनके चेहरे ढके हुए थे। क्या लगता है इसके अलावा आपके अलावा कोई होता है इधर? नहीं, कोई नहीं होता, मैं अकेला होता हूँ, बच्चे के साथ होते हैं बस। उसको पता होगा अंदर वाला बंदा कोई है इधर जाने वाला, जो उसको बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। तो इधर ये अकेला है, असला नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं है इसके पास, खाली है। ये लॉक था, ये तोड़ के फिर अंदर आए। कितने अंदर आए? अंदर आए मेरे पास 6 यहीं से। फिर क्या किया उन्होंने अंदर आकर? फिर हमारे को यहाँ से पूरा घेर लिया, यहाँ से हमारे को पूरा घेर लिया। हम सो रहे थे। कौन सो रहा था? मेरी बेगम सो रही थी, मेरे बच्चे सो रहे थे, मैं सो रहा था। यहाँ सारा सामान हमारा जब्त कर दिया, जैसे तरह दराज खुली हुई ऐसे तरह खुली हुई है। ये सारा हमारा सामान जब्त करके हमारे को यहीं पर लेटा दिया, जो लेट जा। हमारे बच्चों का भी उन्होंने कदर नहीं किया। मेरी छोटी बच्ची है, वो भी रो रही थी। अच्छा ये बताएं, असला कितने था उनके पास? मुंह कैसे थे, क्या हुलिये थे? को छोटे कद का था, को लंबे कद का था, को भाटी वाला था, को सूखा था। वो आए थे, ऐसे पैदल आए थे मेरे पास। क्या लेकर गए? यहाँ से भैंसे लेके गए, भैंसे गाय लेके गए। मजदा पे 2 गाड़ियाँ आई थी। धमकी लेके गए, कह रहे हैं 5 दिन में हमारे को, हम इसको बता देंगे हमारे को कितने पैसे चाहिए, इसको जानवर वापसी देंगे। अगर हमारी रिपोर्ट कराएगा हम इसको जानवर नहीं देंगे वापसी, और ज़मीन पे भी नहीं आएगा। ये ज़मीन तो जड़ से नहीं उखाड़ के जाएगा यहाँ से, इसको रहना तो इधर ही है। पुलिस को नहीं बताई हमारे। 5 दिनों के बाद पुलिस आई थी, तकरीब 5-6। उसके बाद 15 पहुंची नहीं पहुंची? पहुंची थी, उसके बाद फौरी नहीं पहुंची। वो पहुंची है तकरीबन 5:30 बजे हमारे पास पहुंची है। वारदात 4 बजे हो गई थी। रात का ये वाकया है, बिजनेसमैन अदनान पराचा के फार्म हाउस पर धावा बोला गया है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि दिखाएं उस साइड, ये पूरा फार्म हाउस है। और धमकी देकर गए डकैत कि अगर 5 दिन तक वेट करो, कोई रिपोर्ट नहीं करानी पुलिस के अंदर, नहीं तो फिर जो है वो जानवर भी वापस नहीं करेंगे और पैसों के बदले जानवर वापस करेंगे। एक मोटरसाइकिल भी साथ थी, 2 शेजोर के ट्रक थे। पुलिस लेट पहुंची यहाँ पर, ये बहुत सवाल के निशान है। ये पराचा फार्म हाउस है, 15 नहीं पहुंची। मुतालिका थाना जो मेमन गोट है वो लेट पहुंचे, SHO 5 बजे के बाद पहुंचे हैं। ये एक कारकर्दगी पर पुलिस की सवाल के निशान है कि इतना बड़ा डकैती का वाकया हो गया, डकैत धमकी देके चले गए और हमारी पुलिस जो है वो इस तरीके से ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। ये फार्म हाउस है, देख सकते हैं आप, और यहीं पर जो है वो 10 से ज्यादा थे, वैसे 10 लग रहे थे। डाकुओं ने धावा बोला, बीवी बच्चे को यरगा माल बनाया अंदर। जो भारी मालियत की जो जानवर थे वो लेकर गए और कहा जा रहा है कि 5 दिन बाद डकैत फिर राब्ता करेंगे और भारी पैसों के बस उस जानवर को वापस करेंगे। अगर पुलिस में रिपोर्ट कराई तो जमीन पर रहने नहीं देंगे। जी, मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर 2024 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 1 अरब 48 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई हैं। रवा माली साल 6 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 9.70% इजाफे से 9 अरब 9 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। बताइएगा अशरफ।
एक के बाद एक जो है मुल्की मईशत की अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। दिसंबर 2024 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 1 अरब 48 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई है। ज्यादा शुमारियात पाकिस्तान ने डेकर जारी कर दिया और टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात माहाना 1.3%, जबकि सालाना के हिसाब से 5.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नवंबर 2024 में देखा जाए टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 1 अरब 46 करोड़ डॉलर रही थी। और यहाँ ये भी बताया कि रवा माली साल जो 6 माह का जो इख्तिताम हुआ था, टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 9 अरब 9 करोड़ डॉलर पर पहुंची है। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 6 माह में बरामदात जो टेक्सटाइल सेक्टर की 9.7% का इजाफा हुआ है। और ये यहाँ देखा जाए गुज़िश्ता माली साल पहले 6 माह में टेक्सटाइल की बरामदात 8 अरब 29 करोड़ डॉलर रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। चीनी की कम होती कीमतों को ब्रेक लग गया। सदर रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी कहते हैं कि होलसेलर और शुगर मिल्स मालिकान की मिली भगत से कीमत बढ़ती है। कमिश्नर कराची होलसेल पर कीमतों को कंट्रोल करवाएं। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें चीनी की कीमत में मुसलसल कमी के बाद अब इजाफे का सिलसिला अचानक शुरू हो चुका है। अब देख रहे हैं होलसेल मार्केट में चीनी 128 रुपये फ़ी किलो थी, लेकिन आज 2 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, 130 रुपये पर पहुंच गई है। इसी तरीके से रिटेल में भी फिर चीनी की कीमतों पर इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे साथ फरीद कुरैशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फरीद भाई, 130 रुपये होलसेल में, रिटेल पे कितने की चीनी फ़रोख्त हो रही है, उसकी क्या वजह है? चीनी मुसलसल सस्ती हो रही थी, अब इजाफा हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमिश्नर कराची ने रेट फिक्स किए हुए हैं, लेकिन जब होलसेल में कीमतें नहीं मिलेगी तो वो रिटेल में कैसे इसको वो करेंगे। तो उसी हिसाब से होलसेल के हिसाब से मार्केट चल रही है। तो मेरे आपके तवज्जुह से मैं ये कहूँगा कि कमिश्नर कराची को चाहिए कि वो होलसेल के रेट को फिक्स करे और उस पर कंट्रोल किया जाए और ताकि रिटेल में भी उसी कीमतों पर बिक सके। अब इसलिए अब जो रिटेल और होलसेल में रेट फिक्स रही है तो रिटेल में भी जब ख़रीद के लेके आता है तो उसको कार्टन भी देना पड़ता है, थैली भी इस्तेमाल करनी पड़ती है और इसी तरह करने के बाद उसकी जो कॉस्ट आ जाती है वो ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद वो कंज्यूमर को रेट 2-3 रुपए इजाफे से बेचता है। क्या रेट है सर? इस वक्त जो है 35 रुपये बिक रहा था, लेकिन अब जबकि होलसेल में 32 रुपये की खबरें आ रही है तो लाजमी बात है कि उसके साथ से रेट भी उसमें भी इजाफा होगा। फरीद कुरैशी मेरे साथ मौजूद है, उनका कहना है कि कमिश्नर कराची को चाहिए होलसेलर्स पर सख्ती की जाए और जो सरकारी कीमतें उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, तभी रिटेल पर जो है वो सरकारी कीमतों का इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वक्त कमिश्नर कराची ने 127 रुपये रिटेलर के लिए रेट तय किया, लेकिन इस वक्त देख रहे हैं मार्केट में चूँकि होलसेल पर चीनी महंगी है तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस वक्त रिटेल की सतह पर चीनी 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जी।